हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी में होम्योपैथिक अप्रोच क्या है। तो पहले हम ये समझेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी का कोज़ क्या रहता है, पैथोलॉजिकल कोज़ हम जानेंगे। उसके बाद फिर रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, क्या क्या रिपोर्ट करना है। फिर हैमर थ्योरी के बारे में जानेंगे कि साइकोलॉजिकल कोज़ क्या रहेगा। फिर इसके बाद एक केस देखेंगे। ठीक है। तो कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, मोस्ट ऑफ पेशेंट आपके पास आएंगे, एक सब जगह से ट्रीटमेंट लेके आते हैं, तो इनफर्टिलिटी कंफर्म करके आते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है कि भाई 2 साल से कि 1 साल से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, फिर भी कोई हो नहीं पा रहा है, या फिर रिपोर्ट लेके आते हैं कि भाई सीमेन काउंट डाउन है। ठीक है। तब तो फिर हमको कैसे देखना है कि जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आया कि मेरा सीमेन काउंट डाउन है या एब्सेंट है या ज़ीरो है। ठीक है। तो हमको कोज़ फाइंड करने हैं कि प्राइमरी कोज़ क्या है, सेकेंडरी कोज़। हमारे फटाफट हमारे माइंड में है ना थिंकिंग आ जानी चाहिए कि हमको क्या क्या रिपोर्ट करवाना है, कोज़ क्या रहेगा उसका। तो इमेजिनेशन, एनाटॉमी को पूरा इमेजिन कर लेना है कि भाई अच्छा शुरुआत क्या किस तरह से होती है कि जो टेस्टिस में से पूरा बनता है। टेस्टिस से एपिडेर्मिस, एपिडेर्मिस से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से फिर प्रोस्टेट से प्रोस्टेटिक डक्ट निकलती, फिर सेमिनल वेसिकल होती है, वो दोनों कंबाइन होकर फिर एक प्रोस्टेट से कंबाइन होके नीचे और नीचे से यूरेथ्रा में। ठीक है। तो एनाटॉमिकल कोई कोज नहीं आ रहा है ना, कि एनाटॉमिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये हो सकता है कि काउंट डाउन आ रहा है, वो कुछ और दिक्कत आ रही हो। ठीक है। तो एक माइंड में फटाफट क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, फटाफट सोनोग्राफी करवा लो। ठीक है। तो एक सोनोग्राफी एडवाइस कर देनी है। दूसरा कोज क्या हो सकता है कि अच्छा कोई हार्मोनल कोज हो सकता है। ठीक है। कि हार्मोन का कोज कैसे होता है, सेम फीमेल में होता है वैसे मेल में होता है कि भाई जो पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी जो एक्सिस होती है, वहाँ से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक है। तो जीएनआरएच ए होता है, वो क्या करता है पिट्यूटरी को एक्टिवेट करके वहाँ से फिर एफएसएस और एलएस को सीक्रेट करवाता है। एफएसएस एलएस मोस्टली इसमें एलएस जो स्क्रोटम पे या टेस्टिस पे काम करके वहाँ से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाता है, और वहाँ से पूरा जो स्पर्मेटोजोआ का प्रोसेस चलता है। तो कोई ऐसे ही उस लिंक में जो हाइपोथैलेमो जो एक्सिस है उसमें कोई कोई दिक्कत आ रही है, तो एक हो सकता है। ठीक है। तो कोई मान लो कि पिट्यूटरी को एडिनोमा हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, तो हमको फटाफट रिपोर्ट से पता करना होता है। कैसे करना होता है, सिंपल है कि मान लो कि हमको एफ एस एस एल एस रिपोर्ट पेशेंट को लिख देने। ठीक है। अगर एफ एस एस एल एस हाई आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर से प्रोडक्शन तो बराबर है, यानी कि ऊपर का कोई कोज नहीं है। नीचे कोई टेस्टिस में जो नेगेटिव फीडबैक थ्रू जाना चाहिए कि अब हाई हो रहा है, अब नेगेटिव फीडबैक चालू हो गई और वो लो हो गया, तो वो ख़राब है, यानी कि कोज कोई टेस्टिस में ही है या फिर कोज नीचे है ऐसे। और अगर लो आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर से सिक्रेशन ही लो हो रहा है, तो फिर हम सीधा एमआरआई या सीटी स्कैन, या फिर अगर प्रोलैक्टिन की वजह से भी कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो देखेंगे। ठीक है। तो ये फटाफट आपके माइंड में वो रिपोर्ट भी ख्याल आने जाने और फटाफट रिपोर्ट लिख देना। ये दो कोज हो गया। तीसरा कोज क्या हो सकता है कि कोई ट्रोमा हो गया, कोई लगा पेशेंट को कोई अभी, या कोई क्रॉनिक ट्रोमा होता है। तो तीसरा कोई कोई भी टाइप का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल या कोई भी टाइप का कोई इन्फेक्शन आ रहा है बॉडी में, तो हो सकता है। मम्स का जो वायरल इन्फेक्शन है, मम्स का इन्फेक्शन की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। या तीसरा चौथा कोज हो सकता है कि कोई ड्रग लिया होता है, कुछ स्टीरॉयड लिया होता है, या कोई ऐसी ड्रग जो टेस्टिस पे जाके वहाँ पे कुछ दिक्कत करे। तो वो आपको पढ़नी है कि भाई मोस्ट ऑफ एक स्टीरॉयड हमको पता है, बाकी सब और भी दवा है जो वहाँ पे जाके दिक्कत करती है। ठीक है। तो ये कोज हो गया प्राइमरी का। सेकेंडरी में भी सेकेंडरी का कोज यानी कि पिट्यूटरी वाला कोज। ठीक है। तो एक जेनेटिक कोज भी हो सकता है कि कोई कालमैन सिंड्रोम होता है, उसमें भी ये दिक्कत आ सकती है। दूसरा जेनेटिक कोज में जो पिट्यूटरी का कोई कोज हो सकता है, या पिट्यूटरी कोई ट्यूमर हो सकता है, कुछ कुछ भी जो हेड रिलेटेड हो सकता है, वो सेकेंडरी कोज रहता है। ठीक है। प्राइमरी कोज में और एक चीज़ आ सकती है कि कोई जेनेटिक कोज नहीं है ना, वो देख लेना है। ठीक है भाई, जेनेटिक में एक क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो रहता है। उसमें क्या होता है, तो पेशेंट आपको देख के पता चल जाता है कि इंटेलेक्चुअली लो हो रहा है, ऊपर से गायनेकोमास्टिया डेवलप है। ठीक है। और बात एक पता चल जाता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का में कुछ कुछ डिस्टर्ब है, तो फिर हम रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं, तो फिर एक्सेस वाई उसका रहता है। तो एक पता चल जाता है कि अच्छा इसका कोई रोल नहीं है, आगे कोई फर्टिलिटी रहेगी नहीं ऐसे। ठीक है। और एक कोज हो सकता है एडवांस एज, कि भाई एज ही बढ़ गई है, अब 50 अबव चले गए हैं, तो फिर एक कम चांस रहता है कि वो पेशेंट रिकवर करे, क्योंकि ऑर्गन का इतनी कैपेसिटी फिर नहीं रहती है।
ठीक है, तो है हमको पता चल गया कि अच्छा ये इस वजह से ये हो सकता है, तो हमने फटाफट इन्वेस्टिगेशन कर दिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में भी हमने पहले फटाफट जो इन्वेस्टिगेशन थे, जो सोनोग्राफी वाले, जो एनाटॉमिकल कोज वाले थे, वो कर लिए। दूसरा इन्वेस्टिगेशन क्या रहता है, मेन इन्वेस्टिगेशन सीमेन एनालिसिस रहता है। ठीक है, तो सीमेन एनालिसिस में क्या रहता है, ये मेन है कि आपके पास कोई भी पेशेंट है, मोस्ट ऑफ इस सीमेन एनालिसिस वाला रिपोर्ट लेके ही आएंगे। तो पहला है कि हमको स्टेप टू स्टेप देख लेना है कि भाई सीमेन का वॉल्यूम कितना है। नॉर्मल वॉल्यूम 2 to 5 ml जितना रहता है, अब ये कम आ रहा है। ठीक है, कि किसी पेशेंट को जो सीमेन एनालिसिस में वॉल्यूम कम आ रहा है, काउंट नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिट्रोगेट जा रहा है, कि जो सेमिनल फ्लूइड है वो रिवर्स जा रहा है कहीं पे। तो उसका भी एक रिपोर्ट आता है कि फटाफट आप जब आफ्टर सेक्स का यूरिन का एक रिपोर्ट करना होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, अगर उसमें स्पर्म काउंट दिखते हैं या कुछ, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा नहीं, ये रिट्रोगेट जा रहा है, उसकी वजह से काउंट डाउन या वॉल्यूम डाउन आ रहा है। अगर नॉर्मल आ रहा है, मान लो कि वॉल्यूम बराबर ही है, काउंट डाउन आ रहा है, तो फिर हम ये हार्मोन थेरेपी का रिपोर्ट चालू करेंगे कि FSH LH करेंगे, टेस्टोस्टेरोन करेंगे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हो गया। फिर क्या होता है सीमेन एनालिसिस में, एक वॉल्यूम हो गया, फिर एक आता है पीएच। पीएच का क्या रोल रहता है कि नॉर्मली सेमिनल जो पीएच होती है वो अल्कलाइन रहती है। ठीक है, तो जब सीमेन बनता है कि भाई स्पर्म बन के फिर प्रोस्टेट में जाता है, तो प्रोस्टेट से जो फ्लूइड आता है, ठीक है, वो एक थोड़ा एसिडिक बेस का रहता है, एसिडिक नेचर का रहता है, और सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड आता है वो अल्कलाइन बेस का रहता है। और दोनों कंबाइन होके जो लास्ट का जो फ्लूइड रहता है, जो सीमेंट रहता है, वो मोस्ट ऑफ अल्कलाइन रहता है। तो अब कोई भी कारण इस जगह पे आया कि जैसे कि एसिडिक वाला अगर ज़्यादा रहा ना, कि सेमिनल वेसिकल का कहीं पे ब्लॉक आ रहा है, तो सिर्फ सिम जो फ्लूइड में रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोस्टेटिक फ्लूइड वाला रहेगा, तो वो एसिडिक रहेगा, वो स्पर्म को किल कर देता है। तो हमको ये सोनोग्राफी में पता चल जाएगा अच्छा कि कोई सेमिनल वेसिकल में ब्लॉक तो नहीं है ना, जिस वजह से एसिडिक हो रहा है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन रह रहा है, प्रोस्टेटिस हो गया, तो कोई इन्फेक्शन की वजह से भी सीमेन काउंट में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये पीएच देखना है। पीएच के बाद क्या होता है कि अपीयरेंस देख लेना है उसका, कि अपीयरेंस कैसा है सीमेन का। तो नॉर्मली ग्रेइश वाइट रहता है। ठीक है, तो हमने पता करा कि अच्छा येलोइश दिखा रहा है, उसका मतलब कोई एक्टिव इन्फेक्शन है बॉडी में। तो ठीक है, तो और काउंट भी करके हमको इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन को कवर करना होता है। तीसरा क्या दिखता है कि लिक्विफिकेशन टाइम दिखता है, कि लिक्विफिकेशन टाइम क्या होता है कि सीमेन को लिक्विफाई करता है ताकि यूटेरस में वो फटाफट पहुँचे और वहाँ पे कंसेप्शन करे। तो लिक्विफिकेशन टाइम नॉर्मल 20 मिनट जितना होता है। वो किस वजह से होता है कि जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स, उसमें एंजाइम्स निकलते हैं और वो एंजाइम बॉडी को मीन्स कि सीमेन को लिक्विफाई करते हैं, तो उस वजह से ये हो सकता है। अगर लिक्विफिकेशन टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है, कि तो इसका मतलब कोई एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अंदर कोई प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, जिस वजह से वहाँ से जो एंजाइम निकलते हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो ये हो सकता है। ये लिक्विफिकेशन टाइम हो गया, पीएच हो गया, और एक होता है फ्रुक्टोज, कि फ्रुक्टोज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज का काम क्या रहता है कि ये सीमेन को एक बोलते हैं न्यूट्रिशन देना होता है, तो न्यूट्रिशन देते हैं। अगर ये न्यूट्रिशन फ्रुक्टोज नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, कि जिसकी वजह से फ्रुक्टोज नहीं आ रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से फिर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और स्पर्म काउंट डाउन रहेगा या स्पर्म किल होगा, वो सब होगा। तो जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, तो पहला हमारा फोकस ये ना हो जाए कि हमको कहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, कोज, एग्जैक्ट कोज हमको फाइंड करना है कि टेस्टिस का कोज है, कोई एनाटॉमिकल कोज आ रहा है, कोई हार्मोनल कोज आ रहा है। ठीक है, कोई एडवांस एज की वजह से कोई रिस्क फैक्टर का भी कोज हो सकता है, कि पेशेंट को मान लो कि कोई बोलते हैं ओबेसिटी वाले, वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो हिस्ट्री टेकिंग मस्ट रहेगी, कि पहले जो हिस्ट्री रहेगी कि पहले पेशेंट जैसे आता है तो हमको सेक्सुअल हिस्ट्री पूछ लेनी है कि भाई आप टाइम टू टाइम तो जो सेक्सुलेटर को सोना चाहिए हो रहा है, सेक्सुअल हिस्ट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद उनकी पास हिस्ट्री पूछ ले देना कि पास में कोई ट्रॉमा हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगी थी। कोई सर्जिकल हिस्ट्री पूछनी है कि सर्जरी को तो कोई नहीं हुई है ना, ठीक है, कहीं के अनडिसेंडेड टेस्टिक होते हैं, तो उसकी वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो, तो वो पूछ लेना है। फिर पूछ ले मेडिकल हिस्ट्री पूछ लेनी है, कोई
बोलते हैं ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया या कोई और डिजीज़ तो नहीं है बॉडी में, वो पूछ लिया। उसके बाद फिर जेनेटिक कोज पूछ लेना, फैमिली हिस्ट्री पूछ लेनी कि कोई जेनेटिक की वजह से तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री पूछ लिया, ठीक है। तब तक तो हमारे माइंड में क्लियर कट हो जाएगा कि भाई अच्छा इसकी वजह से कि भाई टेस्टिस में एट्रोफी है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो हमारी मेडिसिन जाएगी वो यहाँ पर ही जाएगी, ठीक है, सीधा। अगर कोई ब्लॉक आ रही है तो फिर हमारा कोई रोल नहीं है, मीन्स के पहले पेशेंट एक बार सर्जन को दिखाओ, सर्जन बोलते हैं कि ये मोस्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, आप ऑपरेशन से वो इजीली निकाल सकते हैं, तो फिर वो रास्ता रहेगा, ठीक है। कभी कभी कुछ पेशेंट में वास्ट डिफरेंस एब्सेंट रहते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं कि जो होम्योपैथी से रिकवर होते हैं, पर सब केस नहीं हो पाते, ठीक है, तो वो देख लेना है। फिर क्या पेशेंट आता है तो आप जनरल अपीयरेंस देख लेना है कि वैसे गायनेकोमेस्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई तो डाउट है, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तरफ जा रहा है केस, तो वो भी नोट कर लेना, देख लेना है और कुछ चीज़ें पूछ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पूरा कि भाई ये केस का डायग्नोसिस, कि हमको यहाँ पे ये डायग्नोसिस मिल रहा है, ठीक है। सीमेन मीन्स के वो काउंट से और ये हिस्ट्री से। उसके बाद फिर हम देखेंगे अभी कि उसका जीएनएम का रोल क्या रहेगा, कि ये होता क्यों है, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होते हैं, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल कोज क्या रहता है, प्रोस्टेट क्यों रहता है, ठीक है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी ओल्ड एज में क्यों रहती है, ठीक है, वो देखेंगे और उसका एक केस देखेंगे उसको कोरिलेशन करके, ठीक है। थैंक यू।